सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना पर चल रही लड़ाई जो है उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया है। कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। यानी आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि अगली सुनवाई इस मामले पर 1 अगस्त को होगी। साथ ही दोनों पक्षों को यानी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही पक्षों को यह कहा गया है कि वो इस पूरे मामले में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि दोनों पक्ष आपस में चर्चा करके इस मामले में बिंदुओं का एक संकलन भी दाखिल करें। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से कोर्ट ने यह साफ कर दिया है, साथ ही अब से कुछ देर पहले जैसा आप बता रहे थे कि अगली बड़ी बेंच पर के पास भी यह मामला जा सकता है। जी बिल्कुल प्रणय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार ये इशारा कर रहा है कि इसमें कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी सुनवाई जो है विस्तृत तौर पर की जानी जरूरी है और संभवतः बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और हो सकता है कि वो संविधान पीठ भी हो। संविधान पीठ का मतलब क्या है? कम से कम 5 या 7 जजेस की बेंच और जो इस मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन इस सब के बीच में अगर हम जो बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश अभी लिखवाना शुरू किया है, सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इनमें से कई बिंदु ऐसे हैं जिसके लिए बड़ी बेंच के गठन की जरूरत पड़ सकती है। सभी पक्ष अपनी लिखित दलीलें जमा करें और दोनों पक्ष आपस में चर्चा कर सुनवाई के बिंदुओं का एक संकलन जमा करें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की अगर बड़ी बेंच यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो या लार्जर बेंच हो, किसी के पास में यह मामला जाता है तो किन मुद्दों पर सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिन मुद्दों पर सुनवाई होगी ना, वो आगे जब इस मामले में फैसला आएगा और उसके बाद में भविष्य में अगर इस तरीके का कोई मामला आता है तो वहां पर नजीर बनेगा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने या संविधान पीठ ने इस मामले में ऐसा कहा था। लिहाजा उन सभी मुद्दों पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी। और वो कैसे तय होता है? वो इस मामले में जितने ही पक्ष हैं, मानिए कि जो कपिल सिब्बल जो कि जो है उद्धव ठाकरे कोर्ट से आ रहे हैं, इसके अभिषेक मनु सिंघवी, महेश शेठमलानी और हरीश साल्वे, ये जो तमाम वकील हैं जो उद्धव ठाकरे कोर्ट की तरफ से भी आए थे और जो महेश शेठमलानी या फिर जो और वकील हैं जिसमें हरीश साल्वे का भी नाम है, जो कि एकनाथ शिंदे कोर्ट की तरफ से आए थे, ये वकील बैठ करके तय करेंगे कि देखिए ये मुद्दे हैं जिसमें मुमकिन है क्या मुद्दा हो? मुमकिन है कि जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा था उस पर हो कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लंबित है तो क्या वो कार्रवाई नहीं कर सकते या उनको कार्रवाई करने का अधिकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करने से मना कर दिया था। उसके अलावा कि अगर अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो क्या फ्लोर टेस्ट को टाला जा सकता है। इस तरीके के, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, इस तरीके के मुद्दे पहले तय किए जाएंगे और उन मुद्दों पर फिर सुप्रीम कोर्ट विस्तृत सुनवाई करेगा। इसका मतलब क्या है प्रणय? इसका अगर हम एक लाइन में खबर को समझना चाहें तो आज सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे गुट को नहीं मिली है कोई राहत। 1 अगस्त को अगली सुनवाई होगी और यकीन मानिए 1 अगस्त को भी ज्यादा कुछ होने नहीं जा रहा। संभवतः मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट एक लार्जर बेंच का गठन कर दे। इसका मतलब अगले कुछ महीनों तक हो सकता है, हालांकि मैं अंदाजा लगा रहा हूं ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, हो सकता है फास्ट ट्रैक भी कर दे या डेली भी सुनवाई करे, लेकिन अगले कुछ हफ्तों तक तो जरूर कह सकता हूं कि इस मामले में कोई बड़ा डेवलपमेंट होता फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से नहीं दिख रहा। यानी कि उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। और इस सबके बीच में जो संविधान के जानकार हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि नई सरकार का गठन हो चुका है, नए स्पीकर चुनाव आ चुके सामने, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट कितना हस्तक्षेप करेगा वो देखना भी दिलचस्प होगा। जी प्रणय। जी, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं अंकित आप की फिलहाल उद्धव ठाकरे को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, सबसे पहले महाराष्ट्र की सत्ता गई, उसके बाद संसद में भी फूट हो गई और स्पीकर ने जो है एकनाथ शिंदे के जो समर्थक गुट हैं, उनके जो सांसद हैं, उनको मान्यता दे दी और अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं। आखिर उद्धव ठाकरे करेंगे क्या शिवसेना बचाने के लिए? जी देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर प्रणय उद्धव ठाकरे उनके कैंप के सामने खड़ा होता दिखाई दे रहा है। आज उनके कैंप को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला जो है सुना सकता है। खास तौर से लगातार जब से स्प्लिट देखने को मिला है तब से लगातार इस बात का जिक्र जो है, दलील जो है वो उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से दी जा रही है कि जो पैरा 10 है संविधान में, उसको अगर देखा जाए तो जो विधायक स्प्लिट किया हुआ है उनको इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो दूसरी पार्टी में मर्ज होते। लेकिन आज जिस तरह की दलीलें हरीश साल्वे जो एकनाथ शिंदे की तरफ से वकील है उनकी तरफ से रखी गई है, उसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया गया है कि शिवसेना की तरफ से किसी भी तरह का विधायकों ने कोई स्प्लिट नहीं किया है और वो अभी भी शिवसेना में है। लिहाजा अगर वो अपने नेता की तरफ से कोई अविश्वास रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी से अलग हो रहे। तो कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब 1 तारीख को इस पर अपनी सुनवाई करेगा तो क्या कुछ फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस पर कर सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो देखने को मिल सकता है और
इसी और सभी की निगाहें जो है प्रणय टिकी होगी। हालांकि अगर उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो ज़्यादा कुछ ऑप्शन फिलहाल उनके पास नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक उनके लिए इसी तरह का संघर्ष जो है वो चलता रहेगा। जी प्रणय। रौनक, एक मोर्चा इलेक्शन कमीशन में भी खुलने जा रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने एक इलेक्शन कमीशन के पास भी अप्रोच किया है और अब असली शिवसेना किसकी और कैसे, ये भी कवायद शुरू हुई है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन के सामने उद्धव ठाकरे की रणनीति क्या होगी? जी देखिए, उद्धव ठाकरे की तरफ से इलेक्शन कमीशन में पहले ही एक कैवेट दाखिल किया गया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर इस तरह की पार्टी के सिंबल पर या पार्टी पर कोई अधिकार जताने के लिए आता है तो उनकी दलील सुने बिना किसी भी तरह का कोई फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ना दे। लेकिन प्रणय, मैं आपको बता दूं कि जो जानकार है और लगातार हमारी भी इस विषय को लेकर कई एक्सपर्ट्स लोगों से बात हो रही है, कई पुराने नेताओं से भी बात हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब भी इलेक्शन कमीशन के पास इस तरह का मामला सामने आता है तो निश्चित तौर पर जो सिंबल है वो पहले फ्रीज करने की प्रक्रिया होती है और उसके बाद ही सुनवाई जो है वो देखने को मिलती है। क्योंकि दोनों ही पक्ष इस तरह का अगर दावा करेंगे कि सिंबल उनके पास है तो इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं इसका फैसला लेना पड़ेगा। हमने इस तरह के फैसले जो है वो कुछ दिनों पहले जो पशुपति पारस की पार्टी थी, जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, उसमें भी देखने को मिला था और उसी तरह की स्थिति जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तुरंत कोई भी फैसला जो इलेक्शन कमीशन नहीं दिखेगा, लेकिन निश्चित तौर पर अब ये मामला इलेक्शन कमीशन की दहलीज पर भी जाता हुआ दिख रहा है। जी रौनक, इस मामले में सवाल इस चीज को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि अब ये पूरा मामला सड़क पर लड़ने की जो कोशिश कर रहे थे उद्धव ठाकरे, वहां भी फिलहाल ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा समर्थन नहीं है। तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि उद्धव ठाकरे के हाथ से तमाम कोशिशों के बावजूद शिवसेना फिसलती चली जा रही है? जी देखिए, थोड़ा सा जल्दबाजी होगा ये कहना कि शिवसेना जो है पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के हाथ से फिसलती जा रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ग्राउंड पर जब आदित्य ठाकरे अलग अलग जो शिवसेना का ये काम करने का फंक्शन स्टाइल है, उनकी मुंबई या आसपास के तमाम जो इलाके हैं, खासतौर से MMR रीजन में उनकी जो शाखाएं हैं, वहाँ पर अब भी शिवसैनिक जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे के पीठ में खंजीर जो है वो छुरा घोंपा गया है और इस तरह की बेईमानी जो है, गद्दारी जो है वो कुछ विधायकों ने किया। हालांकि कैडर जो है वो शिवसेना के साथ है, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे वैसे वैसे एकनाथ शिंदे की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। अंकित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार ये जान लेते हैं कि कोर्ट से क्या कोई और अपडेट आया है? अंकित, क्या कुछ कोर्ट में और कार्यवाही आगे बढ़ी? क्या कोई आदेश में और स्पष्टता मिली? बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा अपडेट आ रहा है। बड़ा अपडेट क्या है जो सहयोगी इनपुट साइकिल के हवाले से आया है, उसमें यह है कि मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह कहा है कि हम विधानसभा के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दे रहे हैं। ये बड़ा अपडेट है। ये बड़ा अपडेट क्यों है? क्योंकि जो अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल जो कि उद्धव गुट की तरफ से पेश हो रहे थे, वो ये कह रहे थे कि डिप्टी स्पीकर ने जो कार्रवाई की थी वो कहीं से भी संविधान विरोधी नहीं थी और नियमों के हिसाब से थी। लिहाजा उन आदेश को जो उस दौरान के जो पूरी एक्टिविटीज हुई थी, जो आदेश दिए गए थे, जो प्रक्रिया थी, उसको संरक्षित किया जाए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को मानते हुए ये कह दिया है कि विधानसभा का वो रिकॉर्ड जिसमें जो डिप्टी स्पीकर, जो तत्कालीन डिप्टी स्पीकर थे, 20-22 जून को उन्होंने जो फैसला लिया था इन जो है 16 विधायकों के जो उस अर्जी पर जिसमें कहा था कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है, कोई फैसला नहीं होना चाहिए, उसको उन्होंने जो खारिज किया था, उसको, उन आदेश को या उस पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित रखने का आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि क्या चाहता है? सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है इस मामले में जितने भी तथ्य हैं वो अगर किसी बड़ी बेंच का गठन किया जाता है उसके सामने जो जाते हैं तो सारे तथ्य आए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को एक आसानी हो कि ऐसे मामलों में क्या किया जाना चाहिए। भविष्य में भी जब ऐसा कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो वो नजीर हो इस मामले की भी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के इस मामले में, उद्धव ठाकरे वर्सेस शिंदे के मामले में इस तरीके से किया था। तो अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? सहयोगी निपुण सहगल ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक सीजीआई ने, यानी कि मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया है कि हम रिकॉर्ड को सुरक्षित कर रहे हैं। अब यहाँ एक और सवाल पूछा है। सवाल ये पूछा है कि क्या स्पीकर, जो मौजूदा स्पीकर हैं, क्योंकि पहले डिप्टी स्पीकर थे, यहाँ पर जो मौजूदा स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, उनकी तरफ से कोई वकील पेश हुआ है? तो अब तुषार मेहता जो कि राज्यपाल के वकील हैं, भगत सिंह कोश्यारी के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनको तो आपने नोटिस ही नहीं दिया है, जब तक नोटिस नहीं देंगे तो उनका वकील कैसे पेश होगा? तो अब यहां पर चर्चा ये हो रही है कि जब इस मामले की विस्तृत सुनवाई होगी तब किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। हरीश साल्वे की एक दलील, महत्वपूर्ण दलील,
कि अगर विधानसभा के रिकॉर्ड मंगवाना है तो ये गंभीर बात होगी, यानी कि हरीश साल्वे एक तरीके से उस पर आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं कि आप इस तरीके से कोर्ट में विधानसभा के रिकॉर्ड कैसे मंगवा सकते हैं, क्योंकि विधानसभा के स्पीकर और सदन के अंदर का एक विशेषाधिकार होता है जिसमें अमूमन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया है, तो यहाँ पर उन रिकॉर्ड को कैसे मंगवा सकते हैं, जिस पर कोर्ट ने फिर से कहा है कि देखिए अभी हम मंगवाने को नहीं कह रहे, अभी हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उनको सुरक्षित रखा जाए। यानी कि साफ तौर पर इस वक्त जो है ये तो साफ हो गया है मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी और संभवतः सुप्रीम कोर्ट बड़ी बेंच के गठन को लेकर के आदेश देगा, लेकिन अब दलील ये चल रही है कि बिंदु क्या होंगे और किस तरीके से उन रिकॉर्ड्स को संरक्षित रखा जाए, क्योंकि जो अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल यानी कि उद्धव गुट लगातार ये कह रहा है कि जो तत्कालीन डिप्टी स्पीकर थे उनका कोई भी फैसला असंवैधानिक नहीं था। जी प्रणय, तो क्या अंकित ये माना जाए कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि विधानसभा का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए, यानी विधानसभा का रिकॉर्ड जो है उसका आकलन, उसकी समीक्षा या उसका जो अध्ययन है वो सुप्रीम कोर्ट भी करना चाहेगा इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान, क्योंकि सारा विवाद तो इसी मुद्दे को लेकर है। प्रणय, लेकिन ये एक गंभीर सवाल भी है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि देखिए विधानसभा हो या संसद हो, उसका सदन का एक अपना विशेषाधिकार होता है, उसके स्पीकर का, या फिर जो है अगर हम संसद की बात करें तो वहाँ पर जो है, अगर राज्यसभा की बात करें तो वहाँ जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं, तो जिस तरीके से उनके पास में अपना एक विशेषाधिकार होता है सदन के स्पीकर के पास में, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के कई संवैधानिक पीठ के भी जो फैसले हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ये अपने फैसलों में भी कहा है कि सदन का विशेषाधिकार है, लिहाजा हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से संविधान का हवाला देते हुए स्पीकर के पास में जो असीमित अधिकार हैं या उनके जो विशेषाधिकार है उसमें हस्तक्षेप नहीं किया था। तो अब यहाँ पर जो स्पीकर का फैसला है या डिप्टी स्पीकर को जिसको चुनौती दी गई थी फैसले को, वो जो क्या वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है? क्या इस तरीके से ये रिकॉर्ड अगर सुप्रीम कोर्ट में मंगाए जाते हैं तो यकीन मानिए इससे पहले अमूमन ऐसा नहीं हुआ है जहाँ पर सदन की कार्रवाई का जो पूरा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में रखा गया हो। अमूमन इस तरीके से नहीं होता है, इक्का दुक्का मामले शायद मुझे याद ना आ रहा हो अगर ऐसा हुआ हो, लेकिन अमूमन इस तरीके से मामलों में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सदन के स्पीकर का और सदन का विशेषाधिकार है। लेकिन ये मामला अब उससे आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर अब अगर एक बार फिर से संविधान पीठ का गठन होता है तो यकीन मानिए ये तमाम बिंदु ऐसे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम एक सिनेरियो की बात करते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ स्पीकर के अधिकार के अलावा भी उसकी भी विवेचना की जा सकती है, इस तरीके से हम कोई फैसला ले सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हालांकि ये भी प्रणय साफ करना जरूरी है कि अगर स्पीकर कोई फैसला लेता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में बाद में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है उन डिप्टी स्पीकर के फैसले की जो फिलहाल अब जो है जो हट चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इन विधायकों को अयोग्यता के लिए नोटिस जारी किया था जिसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तो ये कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट में अब विस्तृत चर्चा होगी। लेकिन इस सब के बीच में जो एक खबर निकल के आ रही है, वो क्या निकल के आ रही है? वो खबर ये निकल के आ रही है कि उद्धव ठाकरे गुट जो कि उम्मीद कर रहा था 11 जुलाई को राहत मिल जाएगी, नहीं मिली, आज 20 जुलाई को उम्मीद कर रहा था राहत मिल जाएगी, नहीं मिली, 1 अगस्त को अगली सुनवाई होगी और 1 अगस्त को भी फिलहाल जितना अब तक मैंने जो कार्रवाई देखी है मुझे नहीं लगता कि कोई राहत मिलती दिख रही है, क्योंकि मामला अगर लार्जर बेंच के पास जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जाता है तो वहां पर विस्तृत सुनवाई होगी। यानी ये मामला अभी लंबा चलने वाला है, लंबा खींचने वाला है और इस सब के बीच में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ती जाएंगी, क्योंकि मामला अब केंद्रीय चुनाव आयोग में भी पहुंच गया है और वहां पर पार्टी पर जो है किसका जो है कब्जा हो या कौन जो पार्टी का हकदार है। अंकित, उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से यह भी आग्रह किया गया था कोर्ट से कि यथास्थिति रखी जाए, यानी जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। क्या इस पे कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाई है? देखिए जितना मैं समझ पा रहा हूँ यथास्थिति का उन्होंने कोर्ट को ये कन्विंस करने की कोशिश की। देखिए जब तक अभी जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कुछ तय नहीं करता ना, तब तक जो है पार्टी को स्प्लिट ना माना जाए या फिर जो है इस तरीके का आदेश कोई ना आए कि पार्टी किसकी है। संभवतः उनकी कोशिश ये है कि चुनाव आयोग में जो मामला है ना, वहाँ पर भी एक सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देता है यथास्थिति बनी रहे तो चुनाव आयोग में ये उनका जवाब होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो अभी एकनाथ शिंदे गुट ने जो चुनाव आयोग में चिट्ठी दे दी, लेकिन अभी जब नोटिस जारी होगा उद्धव ठाकरे गुट को कि देखिए इन्होंने ये मांग की है, अब आपका क्या कहना है? अगर फिर मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर ये सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा यथास्थिति बनानी है या नहीं बनानी है,
अगर सुप्रीम कोर्ट यथास्थिति की बात कर देता है तो केंद्रीय चुनाव आयोग में जाकर के उद्धव ठाकरे गुट यही बताएगा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्टेटस को यानी कि यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है, केंद्रीय चुनाव आयोग इस मामले में हस्तक्षेप ना करे। इसी वजह से संभवतः ये मांग की जा रही है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहेगा, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है और संभवतः लगता भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक कोई हस्तक्षेप करेगा कि यथास्थिति को लेकर के। देखिए एक अपडेट आ रहा है, इस मामले में सबको अगले शुक्रवार तक जवाब देना है। यानी कि साफ तौर पर अब इस मामले में सभी को शुक्रवार तक, अगले शुक्रवार तक जवाब देना है। ये जो है साफ कर दिया है निपुण सहगल हमारे सहयोगी ने, क्योंकि आज बुधवार है, अब अगला जो शुक्रवार है यानी कि आज 20 तारीख है, अगला शुक्रवार है 29 तारीख को। 29 तारीख को दोनों ही पक्षों को कोर्ट में अपना जवाब देना है। उसके बाद में 1 अगस्त को सुनवाई होगी और वहां पर आगे की रूपरेखा तय होगी। तो कोर्ट ने एक तरीके से साफ कर दिया है कि अगले शुक्रवार 29 जुलाई तक इस मामले में सभी पक्षों को जवाब देना है। लेकिन जो यथास्थिति की बात हम लोग कर रहे थे ना, वो महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश नहीं दिया। इसका क्या मतलब, केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने ये जो एकनाथ शिंदे गुट है उसकी जो याचिका गई है, जो अर्जी गई है, जो चिट्ठी गई है, जिसमें ये कहा है कि पार्टी में विधायक और सांसद उनके साथ में है 2/3, लिहाजा पार्टी पर उनका अधिकार होना चाहिए। तो वो मामला केंद्रीय चुनाव आयोग में जो गया है, वहां पर केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रक्रिया क्या होगी, वो उद्धव कैंप को एक नोटिस जारी करेगा कि देखिए हमारे सामने ऐसी ऐसी जो मांग आई है, इस पर आपका क्या कहना है। तो जो जवाब होगा, तो अब वो यथास्थिति नहीं है, लिहाजा उनको जवाब देना होगा और वो उस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग सुनवाई को आगे बढ़ाएगा। यानी कि आपका बहुत शुक्रिया, साथ ही रौनक आपका भी धन्यवाद। जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दंगल चल रहा है, लड़ाई चल रही है, आखिर शिवसेना किसकी, ये सवाल बरकरार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।